ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो अपने माँ के बहुत सारे क्लोन्स बनाती है। उसकी मदर एक सोल्जर थी और वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी कुर्बानी को भूल जाएं। अब ऐसा नहीं था कि उसे अपने मदर के क्लोन्स बनाना पसंद था। अगर वो उन क्लोन्स को नहीं बनाती और उन्हें बेहतर नहीं करती तो कंपनी जो उस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रही है वो पैसे कमाने के लिए उन रोबोट्स का बहुत गलत इस्तेमाल करते। इतना ज्यादा गलत कि अगर वो साइंटिस्ट अपनी मदर का ऐसा इस्तेमाल होते हुए देखती तो शायद सदमे से मारी जाती। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम यून जंग ई को देखते हैं और ये उसी साइंटिस्ट की माँ है, लेकिन फिलहाल वो एक जंग में फंसी हुई है और इस जगह से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ वो किसी इंसान से नहीं लड़ रही बल्कि उसके दुश्मन रोबोट्स हैं। उसकी टीम का कोई भी आदमी नहीं बच पाया था और उसे भी बैकअप आने तक उन रोबोट्स का अकेले सामना करना था। वो रोबोट्स उसके ऊपर गोली चलाते हैं और गोली लगने पर यून जंग ई को पता चलता है कि वो भी कोई इंसान नहीं है बल्कि उन्हीं की तरह एक रोबोट है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब बस एक सिमुलेशन था उस लड़ाई का जो जंग ई की आखिरी लड़ाई थी और उसके बाद वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई। उसकी बेटी जिसका नाम सियो ह्यून था वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लीड कर रही थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि इन सब के पीछे की कहानी आखिर है क्या। 35 साल पहले क्लाइमेट चेंज के चलते हमारे अर्थ की बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी कि इंसानों का यहाँ पर रहना लगभग नामुमकिन था और जो यहाँ रहते थे उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन इंसानों ने भी जिंदा रहने के तरीके खोज लिए और हमने मून और अर्थ के बीच में स्पेस स्टेशन बनाने शुरू कर दिए ताकि हम धरती से निकल सके। लेकिन हम इंसानों की फितरत होती है लड़ने की, चीजों पर कब्जा करने की, और इसीलिए स्पेस स्टेशन 8, 12 और 13 ने खुद को एक नया देश घोषित कर दिया। मतलब यहाँ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और हम लोग स्पेस में भी लड़ाई कर रहे हैं। स्टेशन 8, 12 और 13 ने खुद का नाम एड्रियन रिपब्लिक रखा। वो अर्थ के ऊपर हमला करने लगे ताकि उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकें। लेकिन अर्थ के लोगों को लीड कर रही थी कैप्टन जंग ई और उन्हें एड्रियन रिपब्लिक को खत्म करने का मिशन सौंपा गया। लेकिन अपनी उस आखिरी लड़ाई में वो दुश्मनों से हार गईं। अब अर्थ पर सब उन्हें हीरो समझते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि जंग ई की नाकामयाबी की वजह से ये लड़ाई पिछले 40 सालों से चल रही है। जंग ई की बेटी लोगों को बताना चाहती थी कि उसकी माँ एक हीरो है, ना कि जंग में कोई हारी हुई सिपाही, और इसीलिए वो उनके क्लोन्स बनाकर एक ऐसी सेना बनाना चाहती थी जिसके अंदर जंग ई के जैसे ही लड़ने की काबिलियत हो। इसीलिए उनके कोमा में जाने के बाद उनके ब्रेन से ही उस क्लोन को डिजाइन किया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो कितनी भी कोशिश करें, जंग ई बार बार उस सिमुलेशन में मारी जाती थी। इस सिमुलेशन में बिल्कुल वही सिचुएशन बनाई जाती थी जिस तरह के माहौल का सामना जंग ई ने अपनी असली जिंदगी में किया था। जंग ई कई कोशिशों के बाद भी उन रोबोट से हार जाती थी और वो हारेगी ही क्योंकि रियल लाइफ में भी तो उसकी हार हुई थी। लेकिन क्रोनॉइड कंपनी चाहती थी कि जंग ई उनके टेस्ट को पास करे क्योंकि अगर वो टेस्ट पास नहीं कर पाई तो वो उस रोबोट का इस्तेमाल लड़ाई को छोड़कर हर जगह करेंगे। मतलब सफाई से लेकर प्रोस्टिट्यूशन तक हर जगह जंग ई का इस्तेमाल होगा। सरकार ने मरने वाले इंसानों को कुछ कैटेगरीज में बांट रखा था। जैसे टाइप ए लोग वो थे जो अगर चाहें तो अपने ब्रेन को किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में डाल सकते थे। उन्हें भी वही मान्यता प्राप्त होगी जो एक आम इंसान को होती है, लेकिन ये इतना महंगा था कि कुछ गिने चुने रईस लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। फिर आते हैं टाइप बी के लोग, लेकिन इसमें आदमी अपना बच्चा नहीं पाल सकता, शादी नहीं कर सकता और कहीं जा भी नहीं सकता। और इसके बाद आता है टाइप सी, लेकिन इसमें सरकार इंसान का पूरा ब्रेन इस्तेमाल कर सकती थी और कैसे भी कर सकती थी, चाहे वो चीज उस आदमी को पसंद हो या ना हो। दुख की बात ये थी कि सियो ह्यून की मां ने टाइप सी प्रोस्थेटिक बॉडी के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्योंकि जब सियो ह्यून छोटी थी तो वो लंग कैंसर का शिकार हो गई थी। जंग ई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और इसीलिए उसने खुद को बेच दिया, जिसके चलते उसे हर बार खतरनाक मिशंस पर जाना पड़ता था। सियो ह्यून नहीं चाहती थी कि उसकी माँ का इस्तेमाल जंग के अलावा किसी और जगह हो, इसीलिए उसके प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। वो हमेशा परेशान रहती थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसकी माँ ने जिस ऑपरेशन के लिए टाइप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि वो कैंसर अभी भी उसके अंदर पनप रहा है और जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। वो डॉक्टर भी एक रोबोट था क्योंकि कभी वो भी मरा होगा और उसने शायद टाइप बी बॉडी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कंपनी के डायरेक्टर सांग ह्यूंग ने प्रोजेक्ट जंग ई पर अपने बहुत सारे पैसे लगाए थे और हर बार उसके नाकामयाब होते ही वो गुस्से से पागल हो जाता था।
सियोन हर सिमुलेशन के खत्म होने के बाद जंग ई का इंटरव्यू लेती थी, पर वो जब भी होश में आती थी तो खुद की ऐसी हालत देखकर वो क्रैश कर जाती थी। सांग ह्यून कहता है कि हम इस बार थोड़ी अलग शुरुआत करेंगे, और वो सिमुलेशन शुरू होने से पहले जंग ई के पैर पर गोली चलवा देता है, और इस तरह वो टेस्ट शुरू होने से पहले ही बुरी तरह घायल थी। जंग ई उन मशीन से लड़ाई करती है, लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही वो हिम्मत हारने लगी थी। सांग ह्यून को लगा कि उसका ये आइडिया बेकार था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब की बार जैंगी के ब्रेन का एक बिल्कुल ही अलग हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, और इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। रोबोट्स जैंगी के सिर पर गोली मारते हैं और उसकी एक बार फिर से मौत हो जाती है। सांग ह्यून को इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स उनके मास्टर को देनी थी। उनका मास्टर ही था जिसने इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाया था। सांग ह्यून उनकी बहुत इज्जत करता था और उनकी कही गई हर बात मानता था, और माने भी क्यों ना, क्योंकि असल में सांग ह्यून भी एक रोबोट था जिसे उसके मास्टर ने बनाया था, और उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि सांग ह्यून खुद था, जो अब काफी बूढ़ा हो गया है। सांग ह्यून ने अपने ब्रेन की पुरानी यादों को एक रोबोट में डाल दिया था, क्योंकि एक यही तरीका था उसके जिंदा रहने का, पर उस रोबोट को पता ही नहीं था कि वो एक रोबोट है। जब भी कभी मीटिंग होती थी सांग उसे बंद कर देता था। सांग सियो ह्यून से कहता है कि अब हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे, क्योंकि सुनने में आया है कि सालों से चली आ रही ये लड़ाई अब खत्म होने वाली है। अब ऐसे में लड़ाकू रोबोट्स को बनाने में कोई फायदा नहीं। अब हमें ऐसे रोबोट्स बनाने चाहिए जो घरेलू काम कर सकें, क्योंकि जब भी जंग खत्म होती है तो हर हथियार बनाने वाली कंपनी थर्मस या बर्तन जैसी चीजों को बनाकर पैसे कमाती है। लेकिन सियोन ह्यून की नजर में उसकी माँ उसके लिए एक हीरो थी, जिसे वो सोल्जर की तरह देखना चाहती थी, ना कि किसी के घर में साफ सफाई करते। पर यहाँ सांग उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उसका बहुत पैसा लग चुका था। सांग ह्यून का क्लोन एक लड़ाकू सोल्जर बनाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। उसकी तो यादें 35 साल पुरानी थी और वो अपने काम को लेकर पागल था। कई कोशिशों के बाद भी जैंगी के दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट नहीं हो रहा था जो पहले एक्टिवेट हुआ था। सांग इस बार जैंगी को जिंदा करके उसके हाथ पैर काटने लगता है, लेकिन इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। सांग उस पर गोलियां भी चलाता है। सियोन ह्यून ये सब देख नहीं पाती और जैंगी को बंद कर देती है। सांग इतना ज्यादा गुस्साया हुआ था कि वो सियोन के ऊपर बंदूक तान देता है, पर फिर भी सियोन उसे दोबारा चालू नहीं करती। सियोन ने सोचा कि अब इस प्रोजेक्ट को बंद करना ही ठीक होगा, नहीं तो ये आदमी उसे टॉर्चर करता रहेगा। उस रात सियोन देखती है कि उन फैक्ट्री के रोबोट्स में से एक रोबोट अभी तक एक्टिव था और किसी इंजीनियर के रूम में था, और वो देखती है कि वो इंजीनियर उस रोबोट को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। सियोन उसे कपड़े पहनाती है और उस इंजीनियर को मारने लगती है, लेकिन वो कहता है कि इसके ऑर्डर्स उसे हेडक्वार्टर से मिले हैं, और वैसे भी उसकी माँ ने टाइप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके चलते हम उनकी बॉडी को किसी भी तरह बेच सकते हैं। सियोन अपनी माँ की ये हालत देखकर अंदर से सहम जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो जियांगी को आखिरी बार एक्टिवेट करती है, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहती थी। सियोन उसे कहती है कि उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, लेकिन आज के बाद उसे कोई परेशान नहीं करेगा, और वो अपने हीरो यानी अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए सो जाने को कहती है, क्योंकि वो उसके सारे डेटा को डिलीट करने वाली थी। जैंगी जाने से पहले उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। जब जैंगी को पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि उसके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट होने लगा था। वो कहती है कि उसकी बेटी ने उसे छोटी सी डॉल दी थी, जिसे उसने लड़ाई में खो दिया, और यही कारण था कि वो उस दिन दुश्मनों के हाथों मारी गई। लेकिन सिमुलेशन में किसी ने भी इस छोटी सी डिटेल को नोटिस नहीं किया। सियोन ये सब सुनकर रोने लगती है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। सियोन उसके पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह टाइप सी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा है। अगले दिन वो आखिरी बार अपना सिमुलेशन चलाते हैं, लेकिन इंजीनियर्स सांग को बताते हैं कि आज जैंगी का ब्रेन पहले से ज्यादा कमजोर है, और इसीलिए वो एक बार फिर से उस सिमुलेशन से निकल नहीं पाती। सांग ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो वो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम नहीं करेगा, और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सियोन सभी को वहाँ से निकाल देती है और जैंगी को दोबारा से एक्टिवेट करती है, लेकिन इस बार वो उसके दिमाग से अपनी सारी यादों को मिटा देती है। चलते चलते सांग को महसूस होता है कि कुछ तो गलत हुआ है। वो तुरंत ही वापस आता है और देखता है कि जैंगी को गोली लगी ही नहीं थी। वो तुरंत ही इमरजेंसी अलार्म बजवा देता है, और दूसरी ओर सियोन जैंगी की भागने में मदद कर रही थी। पुलिस 5 मिनट में उन्हें पकड़ने के लिए आ रही थी,
लेकिन इतने समय में वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसीलिए सांग उन्हें पकड़ने के लिए कॉम्बैट रोबोट्स भेजता है। जियांग ये देखती है कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे और भी रोबोट्स इस फैक्ट्री में बनाए गए हैं। वो कॉम्बैट रोबोट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। हालांकि वो भी एक रोबोट थी, लेकिन उसे इंसानों के जैसे ही दर्द होता था। वो उन सभी को खत्म कर देती है, लेकिन इस लड़ाई में उसका हाथ टूट गया था। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए और भी रोबोट्स आते हैं और वो जियांग के सिर पर गोली मारते हैं। पर सियोन ने उसकी ब्रेन को बहुत पहले ही एक दूसरे रोबोट में डाल दिया था और वो दोनों उस जगह से सही सलामत निकल जाते हैं। सियोन जियांग से कहती है कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए, नहीं तो ये लोग उसे मार देंगे। पर तभी वो देखती है कि सांग उनके पीछे ही खड़ा था। उसे लगा कि सियोन भी एक रोबोट है और इसीलिए उसने उन्हें धोखा दिया। वो उसके ऊपर गोली चलाता है और सियोन का बहुत सारा खून बहने लगता है। सांग और जियांग के बीच में हाथापाई होती है और यहाँ सांग को पता चलता है कि वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये जानकर वो परेशान कम और पागल ज्यादा हो जाता है। वो दोनों आपस में फाइट करते हैं, पर सांग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो जियांग को ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश करता है और साथ ही बहुत सारे रोबोट उसे मारने के लिए आ जाते हैं। जियांग एक सोल्जर थी और अब क्योंकि उसके पास उसकी बेटी की मेमोरीज नहीं थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा अच्छे से फाइट कर पा रही थी। आखिर में वो ट्रेन अपना रास्ता भटक कर दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और ट्रेन का वो हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है जिसमें सांग फंसा हुआ था। और इस तरह जियांग उन सभी के चंगुल से आजाद हो गई थी। लेकिन इस लड़ाई में सियोन जल्द ही मरने वाली थी, पर उसे अपनी मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अपने कैंसर के चलते मर ही जाती। यहाँ वो खुश थी कि कम से कम उसने अपनी माँ को उन लोगों से बचा लिया। जियांग उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर सियोन उसे जाने के लिए कहती है। वो सियोन को उसी तरह गले लगाती है जिस तरह उसकी माँ उसके गले लगा करती थी। यहाँ पर सियोन की मौत हो जाती है और जियांग पूरी तरह से आजाद थी, क्योंकि अब उसकी ब्रेन की सिर्फ एक कॉपी थी जो उसी के पास था। इसका मतलब कंपनी या सरकार उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।